नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों में सबसे पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने नए साल के मौके पर देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किश्त जारी की है। इसके तहत देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किश्त आई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10वीं किश्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पीएम मोदी ने दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से वो रूबरू हुए। उन्होंने किसानों की खुशहाली के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही उनके खातों में 10वीं किश्त के तहत 2-2 हजार रुपए वितरित किए। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं और जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर सूबे की जनता को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली समाजवादी सरकार में मुफ्त मिलेगी। और इसके अलावा पार्टी की तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब 22 में न्यू यूपी के नई रोशनी से साल का उदय होगा। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री मिलेगी और साथ ही आपका जो बिल है वो माफ होगा। नए साल सबको अमन, चैन, खुशहाली दे। सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली और सिंचाई की बिजली मुफ्त दिलवाई जाएगी। अखिलेश यादव की तरफ से ये ऐलान किया गया है। 21 तो इन्होंने बहुत खराब करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 21 तो इतनी खराब करने की कोशिश की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। न जाने कितने लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगे और ऐसा समय देखा जहां अधिकारियों को लालच दे करके, उन पर दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाए गए, झूठी धाराएं लगाई गई और मजबूर किया गया हर तरीके से कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसमें आजम खान साहब भी हैं जिन्हें झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया। तो जहां 21 में साल जाते जाते जब बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाई तो अपने सहयोगी संगठनों को भी ले आई। लोगों के घरों पे छापे पड़े। आप वो लोग हैं जिनके घरों पे छापे नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े और जो खासकर हम लोगों से करीब थे उन पर छापे पड़े। और एक छापा तो ऐसा मारा इन्होंने, एक छापा तो ऐसा पड़ा, पूरे देश के लोग टीवी देख रहे थे कि अब कितनी गड्डियां और निकलेंगी। दीवार से लेकर के, फर्श से लेकर के, बिस्तर से लेकर के, जहां जहां हो सकता है वहां से गड्डियां निकली, नोट निकले। और आपने, हमने, सबने अखबार देखे, टीवी देखा, सोशल मीडिया देखा। तो सोचो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस व्यापारी पर छापा पड़ा है वो समाजवादी इत्र बनाने वाला व्यापारी है, इत्र व्यापारी है। बताओ, पहले दिन यही खबर थी कि नहीं थी? और बीजेपी के नेता चाहे दिल्ली के रहे हों, चाहे लखनऊ के रहे हों, चाहे वो टीवी पे बोलने वाले रहे हों, उन्होंने यही एक बात कही कि जिसके यहाँ ये पैसा निकल रहा है ये कोई और नहीं, ये समाजवादी इत्र बनाने वाला है। जब मैंने पूरी छानबीन की और पूरी जानकारी कर ली और इस बात की जानकारी की कहीं कोई हमारे से संबंध तो नहीं है, कहीं हमारे किसी साथी का कोई संबंध तो नहीं है, जब इस बात से मैं पक्का हो गया तब हम लोगों ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इसलिए पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर
300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। और समाजवादियों के लिए तो कहा ही जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी। बढ़ते आगे, पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसके तहत कांग्रेस पंजाब में सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी की जा चुकी है। इस घोषणा के साथ ही पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह भी तेज हो गई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक असल में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू खुद को सीएम का चेहरा घोषित करवाना चाहते हैं, जिसे लेकर सिद्धू पार्टी को अल्टीमेटम दे चुके हैं। इस अल्टीमेटम के बाद कांग्रेस उन्हें मनाने में जुटी हुई है। पंजाब कांग्रेस पहले ही ये घोषणा कर चुकी है कि अगला चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और किसी भी व्यक्ति के इर्द गिर्द चुनाव अभियान की रूपरेखा तैयार नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बाद सिद्धू की तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस अल्टीमेटम के बाद पूरी कांग्रेस चुनाव से पहले असहज हो गई है और पार्टी ने सिद्धू को समझाने के लिए कैबिनेट मंत्री अमरिंदर सिंह, राजा वॉरिंग और सिद्धू के करीबी माने जाने वाले फतेहगढ़ साहिब के यहां पर बातचीत की है और कोशिश की जा रही है कि सिद्धू को मनाया जा सके। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को शनिवार को बधाई दी और देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने का संकल्प लिया। बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। उन्होंने ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मैं हमारी सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मां माटी मानुष परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं देती हूं। हमारी यात्रा 1 जनवरी 1998 को शुरू हुई थी और हम तभी से लोगों की सेवा करना और उनके कल्याण सुनिश्चित के लिए प्रयास के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। बनर्जी ने उनके नेतृत्व में तृणमूल ने 2021 विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी और वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने ट्वीट किया कि हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो आइए ऐसे में हर तरह के अन्याय के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लिया जाए, एक दूसरे के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करें। मैं आपके आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देती हूं। तृणमूल ने 2001 और 2006 में 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सफल नहीं हुई। इसके बाद उसने 2011 में शक्तिशाली वाम मोर्चा को हराकर जीत हासिल की। गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद, अलीगढ़, उन्नाव में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के दौरान बसपा पर हमला करते हुए कहा था, बहन जी की तो ठंड ही उतर नहीं रही, चुनाव आ गया है और वो प्रचार करने के लिए भी नहीं निकल रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के अब तक मैदान में न उतरने को लेकर विपक्षी दलों ने कटाक्ष किया है और उसके जवाब में बसपा प्रमुख ने कहा है कि चुनाव से पहले जो जनसभाएं की जा रही हैं वो जनता के पैसे और सरकारी कर्मचारियों की भीड़ के बूते की जा रही है। कहा कि बसपा की कार्यशैली और चुनाव को लेकर तौर तरीके अलग हैं और हम किसी दूसरी पार्टी की नकल नहीं करते। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोगों को ठंड में जो गर्मी चढ़ी है वो सरकार के और गरीबों के खजाने की गर्मी है। साथ ही कहा कि हमारी पार्टी गरीबों मुजल्मों की पार्टी है, दूसरी पार्टियों की तरह हम सेठों की, पूंजीपतियों की पार्टी हमारी बिल्कुल नहीं है। 30 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद, अलीगढ़, उन्नाव में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के दौरान बसपा पर हमला करते हुए कहा था कि बहन जी की तो ठंड ही उतर नहीं रही, चुनाव आ गया है और वो अभी तक प्रचार करने के लिए नहीं निकली है। तो सीधे तौर पर अमित शाह ने निशाना साधा था मायावती पर। और जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार सुबह लोगों के बीच भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। नए साल का मौका होने की वजह से ज्यादा तादाद में लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भगदड़ मंदिर के गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हुई। घटना के बाद माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के पुलिस डीजीपी दिलबाग सिंह ने शनिवार को कहा कि कुछ युवाओं के बीच मामूली कहासुनी के कारण वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में भगदड़ मच गई, वहां स्थिति पैदा हुई जिसमें दुर्भाग्य से 12 लोगों की मौत हो गई है। सिंह ने कहा कि घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस और अन्य अधिकारियों ने स्थिति पर समय रहते काबू पाया। माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टर जेपी सिंह ने बताया कि घटना में
चोटिल 15 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। इनमें 4 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि 11 लोगों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इनमें से 3 से 4 को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। लगभग 5 मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि घटना पर पूरी नजर रखी जा रही है, घायलों का इलाज किया जा रहा है और उनकी हर संभव मदद का प्रयास है। तो जम्मू कश्मीर में नए साल पर वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने की वजह से 12 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है और मिली जानकारी के मुताबिक घटना में मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे इस भगदड़ की कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया गया है कि नए साल के मौके पर काफी तादाद में श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे थे। इस बीच राहुल गांधी ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए ट्वीट भी किया है। लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवार वालों को मेरी संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया कि जानकर बहुत दुख हुआ कि माता वैष्णो देवी भवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की वजह से भक्तों की जान चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए शोक जाहिर किया। लिखा कि माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मां आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति दे और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने का लाभ भी दे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और घायलों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। और उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रिज मैदान में शुक्रवार शाम से चल रहे नए साल के जश्न को अचानक पुलिस ने बंद करा दिया, क्योंकि रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने एहतियातन तौर पर पर्यटकों से भरे रिज मैदान को खाली करवाया। पर्यटकों को ओमिक्रॉन का हवाला देकर मैदान से वापस भी भेजा गया, जबकि पुलिस के मुताबिक वजह कुछ और है। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से शिमला में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई थी। दरअसल राजधानी शिमला के रिज मैदान में शुक्रवार शाम से नए साल के जश्न का शुभारंभ हुआ। ऐसे में हजारों की संख्या में पर्यटक मैदान में जुटना शुरू हो गए, जिसके बाद से पाकिस्तान की धमकी मिली और उन्हें तुरंत वहां से दूसरी जगह भिजवाया गया। तो आपको बता दें कि शिमला के रिज मैदान से एक खबर थी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। भिवानी की अगर बात करें तो यहां पर भी नए साल की पहली सुबह में बड़ा हादसा सामने आया। भिवानी के तोशाम के डाडम क्षेत्र में पहाड़ खिसकने के कारण बड़ा हादसा हुआ है। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मलबे में दब गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों में भी देखा जा सकता है किस तरह से वो मलबे में दब गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ सुखबीर जाखड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम मनीष फोगाट भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा जा रहा है। भिवानी के डाडम क्षेत्र में सुबह करीब 9 बजे माइनिंग के दौरान पहाड़ खिसका, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आकर गिर गई। इस दौरान वहां पॉकलैंड की मशीनें और 4 डंपर मौजूद थे, जो पत्थरों के नीचे दब गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का उनकी तरफ से जायजा लिया गया है। तो कितना भयावह ये हादसा रहा वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अभी आपको ये बता दें कि कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर सामने आ रही है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और साल 2022 के पहले दिन सरकार ने लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए 50 पैसे की राहत दी है। 19 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में ये कटौती की गई। नई कीमत 1 जनवरी 2022 यानी आज से लागू होगी। कीमत में कटौती के बाद नई दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की नई दर 19,998 रुपए 50 पैसे हो गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले 1 दिसंबर 2021 को 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की गई थी। उसके बाद से दिल्ली में ये कीमत 2100 रुपए के करीब है। 1 नवंबर को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 266 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद ये कीमत 2000 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई। 2012-13 के बाद 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का ये सबसे महंगा रेट था। उस साल कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट 2200 रुपए तक पहुंच गया था और आज कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में राहत मिली है, जबकि 142 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर और 5 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
तो एलपीजी गैस सिलेंडर की ये खबर थी। इसी के साथ नए साल के पहले दिन शिरडी के साईं बाबा के भक्तों के लिए और नासिक के निवासियों के लिए एक गुड न्यूज है। अब नासिक से शिरडी तक का अगर आप सफर कर रहे हैं तो सिर्फ आप 1.5 घंटे में इसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अहम ये साबित होने जा रहा है। सेन्नर शिरडी 4 लेन हाईवे, ये जल्दी इसकी शुरुआत होगी। इससे मुंबई से शिरडी के बीच अंतर भी अपने आप कम हो जाएगा। ये हाईवे मार्च के आखिर में शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि 60 किलोमीटर का ये मार्ग है, महामार्ग है और इसका काम लगभग पूरा होने को आया है। इसीलिए मार्च महीने में इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। पहले ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2022 में पूरे होने वाला था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की वजह से आपको बता दें कि अब आपकी मुश्किलें, आपकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, आपका सफर आसान हो जाएगा। पहले के मुकाबले अब आप 1.5 घंटे में ये सफर पूरा कर पाएंगे। 4 लेन हाईवे ये बताया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को सुविधा होगी। मुंबई पुलिस ने करोड़ों के ड्रग के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2,53,70,900 रुपए का ड्रग्स भी बरामद किए हैं। नवी मुंबई पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने बताया कि हमने नए साल को मद्देनजर रखते हुए नशा मुक्ति अभियान शुरू किया था। 30 दिसंबर को गुना शाखा 3 को सूचना मिली कि कुछ लोग गाड़ी में ड्रग्स ले जा रहे हैं बेचने के लिए, जिसके बाद पुलिस ने एक गाड़ी की छानबीन की तो कलीम रफीक खामकर के पास से एमडी ड्रग मिला है। इसके बाद उस ड्राइवर को पकड़ लिया गया, उससे छानबीन की गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस स्टेशन लाकर जब उनसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उन लोगों ने अलीबाग में ड्रग बनाने की फैक्ट्री चलाई है, जहां पर वो लोग ड्रग बनाकर लोगों को बेचते थे और ऑर्डर के मुताबिक बनाया करते थे। इस सूचना के बाद पुलिस ने अलीबाग में छापेमारी की तो फैक्ट्री में करीब 500 ग्राम ड्रग बरामद हुआ है। वहां ड्रग बनाने वाले व्यक्ति सुभाष पाटिल को भी गिरफ्तार किया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन और कोरोना के दूसरे वेरिएंट को देखकर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई मंत्री और विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 54 लोग संक्रमित सामने आ चुके हैं। लोगों को संक्रमण से रोकने के लिए टास्क फोर्स के साथ बैठक हो रही है। मंत्रियों की बात करें तो बाला साहेब धोरता, वर्षा गायकवाड़, केसी पाडवी, प्रजाक्त तनपुरे, यशोमती ठाकुर के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। वहीं विधायकों की बात करें तो सागर मेघे, राधाकृष्णा लिखे, पाटिल शेखर, निकम इंद्रजील, नायक चंद्रकांत पाटिल, माधुरी मिसाल के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि भी हो चुकी है। नए साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में देश की राजधानी को हम कैसे भूल सकते हैं। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके चलते शहर में कड़ाके की ठंड हो रही है। शनिवार सुबह नए साल के मौके पर राजधानी दिल्ली में मौसम काफी ज्यादा ठंडा रहा है। बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड का आलम है, ठंड का मौसम है। IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति होने की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आज न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है और राजधानी दिल्ली में जो रह रहे हैं उनके लिए जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आए दिन अब ठंड का माहौल बढ़ रहा है। और अमेरिका के कोलोराडो राज्य के डेनवर में जंगल में भीषण आग लग गई। आग फैलने से करीब 1000 मकान, होटल और एक शॉपिंग सेंटर जलकर खाक हो गया है। आसपास के कुछ इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। डेनवर के बारी इलाके में गुरुवार सुबह आग में कम से कम 7 लोग घायल हुए। बोल्डर काउंटी के शेरिफ जो पेले ने बताया कि क्षेत्र में 169 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के कारण भड़की आग के फैलने से कुछ और लोगों के हताहत होने की आशंका है। पेले ने कहा कि इतनी भीषण आग थी जिसे तत्काल नियंत्रित नहीं किया जा सकता था और अभियान के लिए क्षेत्र में तैनात डिप्टी शेरिफ और अग्निशामक कर्मचारियों को भी निकलना पड़ा। आपको बता दें कि काफी समय लगा, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही है इससे ये तो अंदाजा लग जाता है कि कितनी भयावह ये आग रही और तेज हवाओं के चलते इस पर काबू पाना भी मुमकिन नहीं लगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर खबर आई है कि नए साल में उनके ध्यान परमाणु हथियारों और अमेरिका के बजाय देश के आर्थिक विकास पर होगा।
शनिवार को सरकारी मीडिया में अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश में फैक्ट्रियों पर काम होगा। किम जोंग ने इस बात का संकेत दिया। कोरिया वर्कर्स पार्टी की 8वीं केंद्रीय समिति की चौथी बैठक में आखिरकार शुक्रवार को दिए गए निर्देश हैं और ये बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। किम जोंग ने कहा 2022 के लिए उत्तर कोरिया का जो सुधार है हमने देखा वो यूं ही बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि जिंदगी और मौत से संघर्ष का सम्मान कर रहा है। साल 2011 में अपने पिता की मौत के बाद किम ने देश की कमान संभाली थी और वहीं ये बैठक उनके कार्यकाल के 10 साल पूरे होने पर हो रही है। तो किम जोंग उन जिन्होंने जनता को संबोधित किया और तमाम अहम बिंदुओं पर रोशनी डाली। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल के अपने संबोधन में ताइवान और मुख्य भूमि चीन के एकीकरण को आकांक्षा जाहिर करते हुए उन्होंने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की उपलब्धियों को बयान किया है। हाल ही में उस महत्वपूर्ण बैठक का जिक्र उन्होंने किया जिसमें उन्होंने सत्ता में अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया। शी का राष्ट्र का नाम संबोधन टेलीविजन के माध्यम से दिया गया है और इसमें उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि के पूर्ण एकीकरण की आकांक्षा ताइवान जल डमरूमय के दोनों और लोगों की है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देशों की ओर से बनाए गए दबाव और टाइपों की उनके द्वारा समर्थन करने की पृष्ठभूमि में शी द्वारा ताइवान का जिक्र करना कई मामलों में महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।